प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। आज फिर बात पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां तो चल रही है, लेकिन राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें लिखा है कि मैं अब चुनावी रैलियां नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। इसे क्या समझें, कोरोना का डर या फिर कांग्रेस का सरेंडर? क्योंकि कांग्रेस को ये डर है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव के चरण जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। लेकिन इस चुनावी महायुद्ध में तीसरी ताकत कांग्रेस की हुंकार गायब होती जा रही है। वेस्ट बंगाल में भले ही चुनाव का असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच हो, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट घटक वाला संयुक्त मोर्चा तीसरे धाड़े के रूप में कई जगह उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके तेवर ठंडे पड़ रहे हैं। खासकर कांग्रेस सरेंडर की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के 4 चरण तक बंगाल में चरण नहीं पड़े, 5वें चरण में एक झलक दिखलाई और फिर गायब हैं। ये कहकर ये समय रैलियां को नहीं है। राहुल कोरोना का बहाना बनाकर भले ही चुनाव से मुंह मोड़े, राजनीतिक प्रेक्षक इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि बंगाल में जिस तरह से चुनाव में बीजेपी ने अपनी आक्रामक रणनीति अपनाई है, उसके मद्देनजर कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सक्रियता बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए कांग्रेस ने वहां अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और अब पार्टी का लक्ष्य टीएमसी को हराने से ज्यादा बीजेपी को रोकना बन रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी योजना को अंजाम दे रही है। कांग्रेस के सुर और तेवरों पर अगर गौर करें तो साफ हो जाता है कि टीएमसी को लेकर कांग्रेस के तेवर कुछ नरम हुए हैं। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वहां चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर टीएमसी को समर्थन देने की संभावना से इनकार नहीं किया है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़े नेता एच खान चौधरी भी कह चुके हैं कि अगर इन चुनावों में टीएमसी जादुई आंकड़ों को छूने में नाकाम रहती है तो कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए। माना जा रहा है कि कांग्रेस ममता को मौन समर्थन देकर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या देश भर में अपना खुद का आधार खोती जा रही है? कांग्रेस का वजूद क्या खत्म होता जा रहा है, जो वो क्षेत्रीय दलों की छतरी के नीचे आ रही है? हर जगह परिस्थिति जन्य समझौते को कांग्रेस मजबूर हो रही है। केरल में वो वामपंथ से लड़ती है, बंगाल में उन्हीं से गलभलियां भी करती है और अंत में उनका भी हाथ छोड़ ममता के साथ चल देती है। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे। क्या कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है? क्या मौन समर्थन कर रही है ममता बनर्जी? जिस तरह से चुनावी रैलियां हुई, वामपंथियों ने वहां रैलियां की, टीएमसी ने तबादला रैलियां की, बीजेपी ने की, लेकिन राहुल गांधी 4 चरण तक आए नहीं। 4 चरणों के बाद उनके चरण तो पड़े, लेकिन कुछ ही समय के लिए। और आज की बहस इसी पर हम करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा पश्चिम बंगाल से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ कल्पना शर्मा जी, और टीएमसी का पक्ष रखेंगे फरीद खान जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रही हूँ। सबसे पहले सवाल मैं करूंगी कांग्रेस से, योगेश गुप्ता जी से। आप चारों को मैं बताना चाह रही हूँ, आज राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि चुनावी रैलियां मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। और सवाल इसीलिए भी योगेश जी से, योगेश जी क्या समझें, 4 चरणों तक तो राहुल जी के पैर वहां नहीं पड़े, चरण नहीं पड़े, 5वें चरण से पहले राहुल जी वहां आते हैं, रैलियां करते हैं और अचानक फिर गायब हो जाते हैं। इससे क्या समझे हम? क्या मौन समर्थन कर रहे हैं ममता दीदी का, या फिर ये लगता है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए वगीशा जी, अगर मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है, इस समय कोरोना महामारी का जो भयंकर रूप है, जो पूरे देशवासियों के ऊपर भयंकर आपदा के रूप में आ चुकी है, और जिस तरीके से पूरी निर्लज्जता के साथ, पूरी निष्ठुरता के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कर्तव्यों से पीछे हटकर और सिर्फ प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा से कोविड को लेकर गंभीरतापूर्वक देश को मैसेज दिया है।
फरवरी 2020 में उन्होंने मैसेज दिया था 12 तारीख के दिन ट्वीट करके मोदी जी को कि कोविड के रूप में एक वैश्विक महामारी भारत में आने वाली है, जिसका आगमन से सुनामी की तरह असर होगा। मोदी जी को चेताया था, मगर उनकी बात को ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया है, इसी प्रकार ने मजाक में उड़ा दिया गया और उसका दुष्परिणाम आज पूरे देशवासी देख रहे हैं। उन्होंने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, कोरोना को आयात किया। आज पूरे देशों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। इस लाशों के अंबार पे, इस घेर पे अगर चुनाव प्रचार करना आप लोग जायज समझते हैं तो मैं आपकी सोच को प्रणाम करता हूं और इस देश का क्या हश्र होगा प्रभु से प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी जी ने एक पॉजिटिव नजरिए से एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 4 चरण के 5 चरण के चुनाव में हो चुके हैं और चूंकि बंगाल में प्रतिदिन कोविड अफेक्टेड पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके मद्देनजर उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों को स्थगित किया है। राहुल गांधी हमेशा से जनहित के काम करते हैं, सत्ता के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया है। तो राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते में एक मैसेज करके ट्वीट किया था मोदी जी को कि जब अपने यहाँ टीकाकरण के लिए दोनों वैक्सीन कम पड़ रही है तो बाहर की जो ऑथराइज वैक्सीन है उनको अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा। उस समय भी मजाक ठीक इसी तरह उड़ाया गया था राहुल गांधी जी का। लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ, मोदी जी ने स्पुतनिक को मंजूरी दी। तो राहुल गांधी जी पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ देशवासियों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके हित में जो भी जायज कदम होगा वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी, राहुल गांधी उठाएंगे और जनता ये सब देख रही है, समझ रही है। यकीनन आने वाले समय में मोदी जी को कड़ा सबक सिखाने वाली जनता। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी से सवाल करूंगी, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कोरोना का बहाना लेकर, क्योंकि उन तमाम पार्टियां ये आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कोरोना तो एक बहाना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले ममता दीदी ने मुस्लिमों को एक होने की अपील की, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि कोरोना है इसलिए रैलियां नहीं कर रहा हूं। क्या लगता है राहुल गांधी मौन समर्थन कर रहे हैं और आपको बहाना लग रहा है कोरोना? आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ मैडम। योगेश जी आपके पास आऊंगी, ये आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, गौरव जी से मैं बात कर रही हूँ, वो आप सवालों का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। गौरव जी क्या लगता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस के, उन्होंने कहीं न कहीं समर्थन देने की बात कही है ममता दीदी को उनके बयान में, और क्या लगता है अगर ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी साथ में आती है तो कहीं न कहीं गिर सकते हैं आप? देखिए, हरे थके लोग जो होते हैं ना, वो अंततः एक हो ही जाते हैं। परिणाम उन्हें पता है, अग्रिम पराजय स्वीकार कर चुके हैं, चाहे वो ममता जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस का और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का, यानी दोनों ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है बंगाल से। अब इसके लिए वो कोरोना का बहाना लेकर के पलायन कर जाए चुनाव से, ये एक अलग विषय है। अभी उनके शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे राहुल गांधी जी की शान में। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव की अपनी एक अवश्यंभावी मर्यादा होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे सीमाओं पर हमारी सेनाएं मुस्तैद होकर के खड़ी है इस कोरोना काल में भी, पैरामेडिकोस, मेडिकोस, पुलिस व्यवस्था सब सुचारू रूप से, किसान सब उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। कोरोना के भय से कोई घर में नहीं बैठा है, कोई पलायन नहीं किया है। और आज जिस तरीके से वो पलायन कर रहे हैं और उसका भी श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं, लोकतंत्र में चुनावों से भागा नहीं जा सकता। इसलिए चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा और परीक्षा देनी ही पड़ेगी। जब हार सामने खड़ी दिखाई दे रही है, उस समय कोई विकल्प नहीं बचा, तो अपने हार को बचाने के लिए, अपने चेहरे को सेव करने के लिए ये एक प्रयास है राहुल गांधी जी का। मैं तो स्वागत करता हूं ऐसे कदम का, जिसमें उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। चुनाव परिणाम 2 मई से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। उनका स्वागत है ऐसे निर्णयों के लिए। जो आपको चुनाव परिणाम मालूम है क्या? ईवीएम राजस्थान में भी ईवीएम सेट था, मध्य प्रदेश में भी ईवीएम सेट था, महाराष्ट्र में भी ईवीएम सेट था। जब हार आकर के आपकी झोली में गिर गई है तो ईवीएम का गाना गाना शुरू करिए। ये पुराना प्रवाह हो गया, ये गाना बहुत पुराना हो गया, अब कुछ नया करिए। ये ईवीएम की कहानी अब नहीं चलेगी।
योगेश जी और गौरव मिश्रा जी, आप दोनों के पास मैं आऊंगी। तमाम सवाल मेरे पास आप दोनों के लिए है, लेकिन फरीद खान जी टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या माने बंगाल में खेला कौन सा हो रहा है? चंडी पाठ की बात करें हम, चाहे गोत्रगान की बात करें, क्या कुछ भी काम नहीं आ रहा है? अब दीदी को फिर से मुस्लिम वोट याद आ रहे हैं? देखिए, एकदम नहीं। हम लोग ना मुस्लिम हिंदू किसी वोट पर भी नहीं चलते हैं। हम लोग जनता के साथ चलते हैं और जनता जनार्दन है। जनता हम पर पूरा विश्वास करती है और हम लोग जनता पर पूरा विश्वास करते हैं। इसलिए हमको पूरा यकीन है कि आने वाली 2 मई को तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसमें कोई तो राय नहीं। रही राहुल जी की बात, तो राहुल जी की सोच को हम सलाम करते हैं कि जो एक नेशनल लीडर हैं और वो देश के बारे में सोचते हैं। उनको मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी, भयंकर महामारी जिस तरह से देश में बढ़ रही है और हम लोग बाहर से जाकर लाखों लोगों की भीड़ लगाएंगे, उनका समागम करेंगे, तो जो उसी तरह से कहीं कोरोना और न फैल जाए। तो राहुल गांधी जी की इस पॉजिटिव सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। और रही भाजपा की बात, फरीद जी, कहीं गठबंधन की तैयारी तो नहीं है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी समर्थन की बात कही है दीदी को, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी हारे। ममता दीदी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीजेपी के वोट कटने चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टक्कर में तो ना ही कांग्रेस है और ना ही बीजेपी है, ना ही कोई तीसरा मोर्चा है। ममता बनर्जी पे लोग विश्वास करते हैं और हम लोगों पर विश्वास करते हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत में 200 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब लोगों को मालूम है, भाजपा को भी मालूम है, लेकिन भाजपा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सच्चाई को अपने वर्करों से छुपा रही है, अपने नेताओं से छुपा रही है, अपनी झूठी आन बान और शान के लिए। और हमारे बंगाल में बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर कोरोना फैलाने का काम कर रही है। ये लोग तो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। इसलिए मैं राहुल जी को सलाम करता हूँ, उनकी पॉजिटिव सोच को, कि कम से कम उनको बंगाल के लोगों का तो इतना ख्याल है कि बंगाल के लोगों में हम भीड़ इकट्ठा करके फालतू की जो कोरोना महामारी को और बढ़ावा ना देते। मगर बीजेपी के लोग, योगेश जी, बिल्कुल फरीद जी, अपना ही खोज रहे हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, पहले उनसे उनका पहलू जानते हैं, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। कल्पना जी, क्या लगता है जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस ऑल माने हम? वागीशा जी, जिस तरह से आज की जो स्थिति है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, वो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि इस पूरे, जब आपने 4 चरण के चुनाव हुए तब आपको पश्चिम बंगाल का आपने एक बार भी दौरा नहीं किया। जिस तरह से चुनावी रैलियां बीजेपी की द्वारा की गई, उससे अछूते रहे कांग्रेसी। लेकिन आज की कंडीशन ये है, क्योंकि ये बात सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विभीषिका में पूरा देश इस समय तक जल रहा है, लाशों के ढेर लगे हैं। इसको जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति बहुत भयावह है। इस स्थिति को अगर देखिए, राजनीति अपनी जगह राजनीति की जा सकती है, राहुल गांधी की भी अगर इसमें राजनीति देखी जाए तो मैं इससे इनकार नहीं करती। अगर ये राजनीति है तो ये बहुत सही समय पर की गई है, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि जनता आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक से नाराज है। जिस समय पूरे देश को लॉकडाउन करने की आवश्यकता है, जिस समय कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रहा है, उस स्थिति में अगर रैलियां होंगी तो उनका असर जरूर जनता पर नेगेटिव जाएगा। उसको देखते हुए राहुल गांधी का, जहां एक तरफ देखा जाए, क्योंकि चुनावी उसमें तो उनका असर उतना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन नब्जों को पकड़ने की जरूर कोशिश की है जो कहीं ना कहीं आज इस त्रासदी को झेल रहे हैं। उनके पास आज इक्विपमेंट्स नहीं है, आज किसी भी स्टेट के पास, या कि कहीं भी देखा जाए ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन से लेकर के कहीं ना कहीं जो एक सुविधाएं होनी चाहिए, उनसे वंचित अगर कहीं ना कहीं देश है। ऐसी स्थिति में राजनीति का अगर ये रूप है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता वागीशा जी कि ये बहुत पॉजिटिव जाने वाला है और इसको एक राजनीति का हिस्सा अगर आप के नाम दे सकती हैं। लेकिन बीजेपी को भी चाहिए कि आप वो अपनी, देखिए लोगों का ये जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि 27 कल्पना जी, ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी, अभी आपने गौरव मिश्रा जी को सुना कि अब रैलियां स्थगित करने से क्या फायदा, जब असम और केरल में इतनी रैलियां हो गई। अब तो हार का डर है, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी रैली स्थगित की। तो हम नहीं कह रहे, ये तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है
जी जी, मैं कहिए। आपको उसी का जवाब देना चाहूंगी। अगर आप राजनीतिक उसमें देखा जाए तो जिस समय मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए दमोह में चुनाव हुए, एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान की रैली इसलिए दमोह जाना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको अचानक से नजर आता है कि दमोह में इस समय प्रदेश की स्थिति बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में मुझे राजनीतिक दौरे नहीं करने चाहिए। राजनीति का अगर एक रूप देखा जाएगा तो दूसरे रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टियां सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। प्रदेश या देश की जनताओं को मरने के लिए उनके हाल पे छोड़ दिया गया है और राजनीति का जो ये रूप है ये बहुत भयावह है भागीशा जी, इससे इस समय बचना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का दायित्व बनता है। बिल्कुल कल्पना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दो रूप है। यदि पार्टियां एक तरफ प्रचार करती है तो तमाम नेताओं ने भी स्थगित की है अपनी रैलियां। योगेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कुछ कह रहे थे काफी समय से, लेकिन मैं आप कह रहे हैं ना कि रैलियां राहुल गांधी ने कैंसिल कर दी, तो फिर असम और केरल में क्या हुआ? वहां रैलियों क्यों कैंसिल हुई? क्या वहां कोरोना नहीं है? देखिए वगीशा जी, अगर राहुल गांधी की जो सोच है आज देश में, वो सोच होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो सोच होनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह की, वो सोच होनी चाहिए हमारे देश के चुनाव आयोग की। जी, बजाय इलेक्शन कराने के इन चुनावों को स्थगित किया जा सकता था। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था। जो भी सीएम थे वहां जिस स्टेट में, कोरोना को देखते हुए राहुल गांधी जी ने 4 चरण के चुनाव होने के बाद अपना फैसला लिया है कि मैं बंगाल के चुनाव में नहीं जाऊंगा। 4 चरणों के चुनाव के पहले तक आपने आसाम और अन्य राज्यों की बात करी, तब तक कोरोना इतनी विस्तृत रूप से फैला नहीं था। जैसे ही कोविड का भयंकर रूप सामने आया है, राहुल गांधी जी ने अपने आप को पीछे किया है। एक संदेश देने की कोशिश करिए देश की जनता को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे चुनाव आयोग को कि बस करो भैया, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जिंदा आदमी रहेगा तभी तो मतदान होगा। तो इस समय हमें लाशों की चिंता करना चाहिए। बगीचा जी, आज से 10 राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। क्यों लगाया है लॉकडाउन? अगर कोरोना बहाना है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। गौरव जी जवाब दीजिए। जो योगेश जी सवाल कर रहे हैं कि चुनाव कैंसिल भी हो सकते थे, लेकिन लाशों का ढेर है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं, प्रचार प्रसार भी लगातार हो रहा है। गौरव जी जवाब दीजिए। और संवैधानिक व्यवस्था में वो सारी चीजें आती हैं जो इस देश को चलाती है, उसमें चुनाव भी आता है। और लोकतांत्रिक ढांचे में जो पार्टियां होती हैं वो एक बटालियन की तरह काम करती हैं। मैंने पहले भी कहा कि सीमा पे जो जवान देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी कोविड है। देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनके लिए भी कोविड है, उनके लिए भी कोरोना है। जो मेडिकोस काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोरोना है। जो किसान काम कर रहे हैं खेतों में, उनके लिए भी कोरोना है। उसी प्रकार लोकतंत्र में चुनाव भी अवश्यंभावी है, इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे पलायन नहीं किया जा सकता। और वो राहुल गांधी जी जब जब देश में संकट होता है वो पलायन करके विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, कभी थाईलैंड, कभी कंबोडिया, तो कभी इटली पहुंच जाते हैं। और उनके पलायन के बारे में क्या कहा जाए, पूरा इतिहास गवाह है। राहुल गांधी जी दरअसल देश की जनता को नहीं बचाना चाहते, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, खुद को कोरोना से बचाना चाहते हैं। और हार पहले स्वीकार करके शुरू के सभी 5 चरण, पहले चरण में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया, दूसरे चरण में भी प्रचंड बहुमत, तीसरे चरण में भी प्रचंड बहुमत। जो अंतिम के 2 चरण थे जिनसे लगता था कि तृणमूल कांग्रेस बेहतर करेगी, उसमें भी आंकड़े इनसे बहुत पीछे और पूर्ण बहुमत की तरफ हमारी पार्टी बढ़ चुकी है। इस भय ने उनको पलायन पर मजबूर किया है, इस भय ने कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को एक साथ आने पर मजबूर किया है। और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। राजस्थान ने बताया पहले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना है जहां इनकी सरकार चल रही है, वहां ये क्या कर रहे हैं, 10% से ऊपर वैक्सीन का वेस्टेज इनके सरकारों ने किया है। उसका लेखा जोखा क्यों नहीं प्रस्तुत करते? ये केवल उनके सामने कसीदे करेंगे। जनता सच्चाई जानती है, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। चलिए गौरव जी हमारे साथ फरीद, योगेश जी आपके पास आऊंगी, फरीद जी जुड़े हुए, पहले उनसे जान लेती हूँ, फिर कल्पना जी के पास आऊंगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की उत्तेजना ने कोरोना को कुछ भी नहीं मानते हुए और चुनाव को जायज ठहरा रहे। पहली बात तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बूथे पे चुनाव नहीं लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस का भी पार्ट चुनाव लड़ रहा है।
सारे खरीदे हुए लोगों को इकट्ठा कर कर कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भारी मिट्टी का गौरव जी, क्या खरीदे हुए लोग हैं? योगेश जी कह रहे हैं कि खरीदे हुए लोगों से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। ईवीएम सेट करके ये अभी से चुनाव रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पूरे बहुमत में आ रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। देखिए, अपने कुर्बे को तो बचा नहीं सके, देश का दुर्भाग्य है, बचा नहीं सके। तृणमूल कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस को बहुत बड़ी संख्या में भाजपा ज्वाइन किए हैं। इसका मतलब कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आज वो बिकाऊ हो गए। कल तक इनके साथ थे, इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, प्रदेश में इनकी सरकार चला रहे थे, भारत के जन अच्छा था, आज वो बिकाऊ हो गए। दरअसल इन्होंने केवल सौदेबाजी की है, लोगों का इस्तेमाल किया है और एक तानाशाह की तरह ममता बनर्जी ने ये पश्चिम बंगाल को चलाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी देश की मुख्य धारा में जोड़ने जा रही है। जो कट चुका था पश्चिम बंगाल में, भारत से कट चुका था, उसे जोड़ने का काम राहुल गांधी चुनाव के माध्यम से विधानसभा को जीत कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी ये काम करना जारी है। तो हम कोविड के बहुत बेहतर स्थिति में होते। योगेश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं। योगेश जी, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन फरीद जी आपके पास आना चाहूंगी। आप लगातार पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है, तो आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब कोरोना की चपेट में आ रही है? ममता बनर्जी को भी कुछ फैसला लेना चाहिए, लेकिन ममता दीदी भी लगातार रैलियां, चुनाव रैलियां कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं। देखिए, हमने तो सबसे पहले हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से खुद बात करा कि 17 तारीख वाला जो 5 डेट का इलेक्शन है वो हो जाए और उसके बाद जो 3 चरण और बाकी रह जाए तीनों को एक साथ कभी भी कर लिया जाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से पेशकश दी ताकि हमारे लोगों को इस प्रकोप से बचाया जा सके। तो अगर दूसरे दिन ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि नहीं जिस तरह इलेक्शन चल रहे हैं वैसे ही होगा, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में। हम तो आज ही बोलते हैं और हम पूरा तैयार है। हमने पहले से ही बोला था कि 8 बजे इलेक्शन नहीं करना चाहिए था, मगर जो हुआ सो हुआ। मगर जब देश जिस आपदा की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारी नीति तो कह रही है आप कल पूरा इलेक्शन करा लो, परसों पूरा इलेक्शन करा लो, हम तो पूरा तैयार हैं। मगर बीजेपी तैयार नहीं है, क्योंकि इनको भाड़े के लोग बाहर से लेके आना है, भाड़े की भीड़ ला के यहाँ दिखाना है, यहाँ के लोगों में बीमारी फैला के जाना, इसलिए अपना ये काम कर रहे हैं। इनको तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं को बिकाऊ कहने वाले अपना घर बचा नहीं सके और इनका जो तिलिस्म है वो टूट रहा है, इनका जो महल है वो ढह रहा है। जिस तरीके से इस देश की तरह चलाने का प्रयास पश्चिम बंगाल को किया गया, गौरव जी, आज वो पूरा का पूरा साम्राज्य इनका बिखर रहा है, तो ये अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। गौरव जी, आपको योगेश जी, फरीद जी दोनों के ही सवालों का जवाब देना है, लेकिन कल्पना जी काफी समय से कुछ कहना चाह रही है। कल्पना जी कहिए। बागीशा जी, किससे सवाल पूछा आपने? आप ही से पूछा है कल्पना जी। आप काफी समय से कुछ कहना चाह रही थी। हम बंगाल की बात कर रहे हैं, रैलियों पर बात कर रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, लेकिन रैलियां, चुनाव प्रचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की जनता को जान जोखिम में है, लेकिन तमाम पार्टियां सिर्फ सियासत करने में लगी हुई है। बागीशा जी, जो सबसे बड़ा दुख है वो इसी बात का है, चाहे कुंभ की बात कर ली जाए, चाहे जिन जिन स्टेट में चुनाव है वहाँ की बात कर ली जाए, राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो सब पार्टियां ये भूल गई हैं कि प्राइमरी इस समय किन चीजों की है, किन चीजों को इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्चुअल रैली की जा सकती थी सभी पार्टियों के द्वारा, लेकिन भीड़ इकट्ठे करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई जिसके तहत जनता की जान जोखिम में डाली जाए? बागीशा जी, कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग का अगर फैसला चुनाव कराने का हो सकता है, मैं उस चीज से इनकार नहीं करती, क्योंकि वो एक संवैधानिक एक तरीका है जिस तहत चुनाव होंगे। लेकिन क्या उन राजनीतिक पार्टियों का दायित्व उन जनता के प्रति कुछ नहीं होता? क्या वो नहीं अपनी तरफ से ये डिसाइड कर सकती कि जनता को अपने सीधे संपर्क में लाने से किस तरह से रोका जा सकता है? क्या राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व नहीं बनता? बागीशा जी, हर राजनीतिक पार्टियां इस समय आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, लेकिन वो उन व्यवस्थाओं को जो चकनाचूर हो चुकी हैं हर पूरे देश से। इस समय आप देखिए, मैं खुद पत्रकार हूँ, क्योंकि स्थिति को हम इस समय जितनी गंभीरता से देख रहे हैं, शायद मन विचलित करने वाली लाशों के ढेर पर बैठी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अव्यवस्थाओं के दम पर जिस तरह से प्रदेश और देश की हालात
हो चुके हैं, उनको लेकर के सभी सरकारों को अब भी चौकन्ना हो जाना चाहिए, वरना लाशों के ढेर पर सरकारें भले ही सत्ता हासिल कर लें लेकिन वो सुख नहीं भोग पाएंगी। बागीशा जी, स्थिति बहुत भयावह है। सभी राजनीतिक पार्टियों का से अनुरोध है कि अब कृपया ये राजनीतिक रैलियां बंद कीजिए। आप वर्चुअल रैली के द्वारा भी अपनी आखिरी चरणों के चुनाव के बिल्कुल लिए कल्पना जी, इस समय से है जुड़ लोगों सकती की हैं। जान बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि रैलियां। योगेश जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। जी देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज का ही मानवता कितनी कलंकित हो रही है। केंद्रीय मंत्री है हमारे वीके सिंह साहब, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनका भाई कोरोना से भयंकर रूप से ग्रस्त है, लेकिन उसके लिए वो गाजियाबाद में बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को छोड़कर सभी से सहयोग मांगा है कि मुझे बिस्तर दिलाने में मेरी मदद करें। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की, जो पोल खोलती है। मानवीय संवेदनाओं से परे हटकर माननीय मोदी जी का जो चेहरा जनता आज भारत की देख रही है कि प्रचार करते हुए बड़े खुश होकर बोल रहे हैं। इतनी भीड़, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ ठकरान अट्टाक लगा रहा है। गौरव जी जवाब देंगे इसका, काफी बेहतर आपको। गौरव जी जवाब दीजिए, जो आज केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है, क्या कौन बोल रहा है? योगेश जी कह रहे हैं मेरी जन शिक्षा थी, उसका एक डायलॉग था कि 80 लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ टकरान अट्टास लगा रहा है। अरे योगेश जी, असम और केरल में भी भीड़ देखी है मैंने भारी। राहुल गांधी पहुंचे हैं तो उसको क्या समझे, लाशों का ढेर समझे? 1 लाख। ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको चुनाव स्थगित करने थे। ये मैंने पूर्व में ही निवेदन किया। गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्री ने आज ट्वीट किया है, सवाल उठा रहे हैं योगेश जी। देखिए, चुनाव कराना स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग है, वो देखरेख करती है। और यदि इनको चुनावों से इतनी ज्यादा पीड़ा थी तो चुनाव में ये चुनाव प्रचार क्यों करने गए, ये अपनी रैलियां क्यों करने गए? इन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए था कि नहीं, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी के भीड़ को देख करके आज उसको निशाना बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, पूरी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ी है। मैं मानता हूँ कोरोना एक समस्या है, एक आपदा है, एक महामारी है, और उससे सभी सरकारें लड़ रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे रखी है, वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। आप बताइए, महाराष्ट्र में इतने लोग क्यों मर रहे हैं? महाराष्ट्र में स्थिति क्यों बिगड़ गई? राजस्थान में क्यों स्थिति बिगड़ गई? कम से कम कोरोना जैसे महामारी पर राजनीति करेंगे तो प्रश्न आपको भी प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। क्यों वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन की सप्लाई आपके राज्यों को दी गई, उसके बाद भी क्यों आपके राज्यों ने कहा, उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि हमको वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? उन्होंने वैक्सीन जैसे मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा वेस्टेज राजस्थान और महाराष्ट्र में वैक्सीन का हुआ है पूरे देश में। इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा। उसका जवाब भी राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा। आप जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा विदेश से वैक्सीन मंगाइए, देश की वैक्सीन को आप लोगों ने नाली में डाल दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि विदेश से वैक्सीन मंगाइए। ये भी सच्चाई देश की जनता जान रही है और उसको बताने का काम हम लोग करते रहेंगे। तो विदेशों में आयात कर दिया, आपने निर्यात कर दिया। 6 करोड़ से ज्यादा डोज आपने पाकिस्तान को भेज दिए। 10% से ज्यादा वैक्सीन आप लोगों ने नाली में बहवा दी, लोगों को मुहैया नहीं करवाया, हॉस्पिटलों में सप्लाई नहीं कराया, वैक्सीनेशन करवाया नहीं लोगों का, वो बर्बाद हो गया। तरस रहा है वैक्सीनेशन के लिए। आज इंडिया में वैक्सीनेशन की कमी है। आप सुनियोजित तरीके से वैक्सीन राजनीति कर रहे हैं, प्री प्लान वे में वैक्सीन की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी। और आज जो चुनाव से पलायन कर रहे हैं, तो हार के भय से पलायन कर रहे हैं। कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, कोरोना से सिर्फ इतना लेना देना है कि उनकी अपनी खुद की जान बच जाए। उनका पीछा पत्रकार छोड़ दे, उनसे प्रश्न पूछना बंद कर दे, खुश हो रहे हैं। तृणमूल को समर्थन दे करके सारा ठीकरा तृणमूल के ऊपर छोड़ दिया जाए। इसलिए आप 2 मई तक इंतजार करिए, 2 मई तक इंतजार करिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक नया सूर्य उदय होने वाला है, जिसमें आप लोगों के लिए अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आप लोग नजर नहीं आएंगे। लाशों के ढेर पर खड़े होकर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं।
शर्मनाक है ये। योगेश जी आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, 4 चरण चाहिए। के योगेश जी आप जो सवाल उठा रहे हैं ना कि रैलियों में इतनी भीड़ और लाशों के ढेर पर मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि 4 चरण के बाद राहुल गांधी वहां आए, 2 रैलियां की, क्या 4 चरण जो 2 रैलियां की तब याद नहीं आया राहुल गांधी को कि कोरोना बढ़ रहा है? 4 चरण के बाद भी क्यों आए? फिर आना ही नहीं था ना फिर तो। 4 चरण के बाद 2 रैलियां करते फिर याद आता है कि कोरोना बढ़ रहा है। जी मैं जवाब ले दूं आपको। जी बिल्कुल। 2 चरण में जब राहुल गांधी जी वहाँ रैली संबोधित करने आए थे तब कोरोना बंगाल में पैर नहीं पसार रहा था इतना। आज जब उन्होंने भयंकर एक्यूट रूप देखा, रोज 4000 3000 पेशेंट मिल रहे हैं कोविड पॉजिटिव के, तो उन्होंने स्वतः अपने आप को दूर कर लिया। एक मैसेज देने की बात करिए, यही मैसेज देश के गौरव जी जब रैलियां की तब कोरोना नहीं था, अब आप जवाब दीजिए इसका। ये मैसेज देना था कि मैंने 5 चरण के चुनाव प्रचार कर लिया, बाकी 3 चरणों का मैं प्रचार नहीं करूंगा, तब हम मोदी जी को सलाम करते। यही सोच मोदी जी की होनी थी जो राहुल गांधी की है। उनकी सोच पॉजिटिव है, आप उसको दूसरे चश्मे से देख रही हो। मैं नहीं देख रही हूँ योगेश जी, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि कोरोना पर सियासत किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। असम में रैली मत करते, केरल में मत करते। चलिए बीजेपी तो तमाम रैलियां कर रही है, असम में भी कर रही है, बंगाल में भी कर रही है, वो तो नहीं रुक रही है, लेकिन आप जब रैलियों पर आपने आज रैली कैंसिल की तो उसके पहले फिर क्यों की? केरल में क्यों की? असम में इतनी रैलियां क्यों की राहुल गांधी ने? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका बखूबी निभा रही है। गौरव जी मैं बिल्कुल किसी की कल्पना जी चलिए मैं अगर भूमिका निभा रही हूँ तो कल्पना जी से पूछना चाहूंगी, कल्पना जी मैं सही कह रही हूँ या गलत? सियासत होनी चाहिए कोरोना पर, आज लोग मर रहे हैं लेकिन आप सियासत करने में लगी हुई ये पार्टियां। आपने एक भी क्वेश्चन, पार्टियों का यही रूप सबसे ज्यादा जनता के बीच में जो अपनी इमेज खराब करने के लिए आया। कल्पना जी आप एक मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी वहां 2 रैलियां कर रहे थे तब कोरोना नहीं था। ये सवाल, ये जो जवाब दिया उन्होंने सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन सभी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने से ये अपने दायित्वों से बच नहीं सकते। बागीचा जी जो समस्या है वो सिर्फ सबसे बड़ी एक है कि राहुल गांधी एक ट्वीट ने राजनीति में जरूर उहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। वो इस स्थिति में, क्योंकि वो पहले चुनाव प्रचार में भी ऐसे कोई खास नजर नहीं आए, जब वो जानते हैं कि कांग्रेस का अपनी जमीन वहां पर नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छा एक अवसर ढूंढा, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस वहां पर अपनी जमीन नहीं बना पाएगी। ऐसी स्थिति में उनको बहुत अच्छा अवसर कोरोना नजर आया। कोरोना के माथे पर उन्होंने अपनी बातें थोपनी ज्यादा उचित समझी, वही उन्होंने बागीचा जी किया। लेकिन नहीं, योगेश जी आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, लेकिन आप ये भी योगेश जी मेरी बात समझिएगा, लेकिन बीजेपी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। योगेश जी मैं किसी राजनीतिक पार्टी की समर्थन। योगेश जी आप पूरी बात सुनिए कल्पना जी की। योगेश जी आप मेरी पूरी बात सुनिए। कल्पना जी आप कहिए, योगेश जी की आवाज डाउन है, आप कहिए। जी योगेश जी आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। मैं कांग्रेस या बीजेपी की किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस राजनीतिक इस बयान से राहुल गांधी को जरूर कुछ संवेदनाएं मिलेंगी, क्योंकि इस समय देश और प्रदेश की जनताएं जरूर कोरोना के लिए पार्टियों का वो रुख चाहती है जो उनको नहीं मिल रहा है। योगेश जी बात समझने की कोशिश कीजिए, योगेश जी आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर भारत की जनता उनको नमन कर, योगेश जी मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता की भूमिका नहीं निभा रही हूँ। योगेश जी यही सोच भारतीय जनता पार्टी की होनी थी। योगेश जी वही सवाल मैं जो जवाब दे रही हूँ, योगेश जी मेरा यही कहना है कि इससे अगर राहुल गांधी को थोड़ी बहुत संवेदनाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन बीजेपी की जो इमेज थी, जो जनता हित में होनी चाहिए थी, उसको लेकर के नाराजगी जरूर है। क्योंकि इस समय केंद्र में अगर कोई सरकार बैठी है तो वो बीजेपी की बैठी है। वो अपने दायित्वों से ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कांग्रेस राजनीति कैसे कर रही है। एक मिनट कल्पना जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, केंद्र में सरकार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए बंगाल में प्रचार मंत्री बने हुए हैं।
गौरव जी, अब चलिए, योगेश जी आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं बीजेपी का पक्ष रख रही हूँ, तो गौरव जी मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। जो सवाल उठा रहे योगेश जी, क्या जिंदगी जरूरी है या फिर रैली? गौरव जी अब मैं आपसे सवाल करती हूँ। देखिए, चुनावी रण में फैसले का पूर्वानुमान लगाते हुए कोई निर्णय राजनीतिक दल लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतत भाव में, एक समान भाव में किसी चुनाव को लेती है और उसके पीछे 24 घंटे 365 दिन काम करती है। हमारा संगठन भी काम करता है, हमारे नेता भी काम करते हैं। आज कोरोना है, कोरोना महामारी से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आज ऐसी परिस्थिति में भी अपने लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए चुनाव में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल चुनावों में जाकर के अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, वो भी आजमा रहे हैं। उन्हें भी पूरा भरोसा था कि हम ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से शुरू के सभी चरणों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत वहां की जनता देती हुई दिखाई दे रही है और सारे एग्जिट पोल पूरी तरह से एक तरफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनके पेट में बेचैनी होना स्वाभाविक है और इसलिए अब ये पलायन का रास्ता खोज रहे हैं और एक दूसरे का साथ पकड़ने का रास्ता खोज रहे हैं। हम ये मानते हैं, कल्पना जी ने बिल्कुल सही बात कही है, कोरोना एक महामारी आपदा के रूप में आया है हमारे देश में, लोगों की जान जा रही है, सुविधाओं की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं भरपूर है, 130 करोड़ का ये देश है, निश्चित रूप से सभी लोगों को सुविधाएं मिल पाना संभव नहीं है, परेशानियां हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इतने बड़े देश को चलाने की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी समाप्त और रोका नहीं जा सकता। वैकल्पिक व्यवस्था से, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से लोकतंत्र नहीं चलता, देश नहीं चलता। वो व्यवस्थाएं चलती ही चलती हैं, अपने नियत समय पर ही चलेंगी, चाहे कुछ भी हो। इसलिए लोकतंत्र की का तकाजा है कि पश्चिम बंगाल जिस तरीके से भारत की मुख्य धारा से कटा हुआ था और जिस तरह से वहां अराजकता, गुंडई, तांडव, आतंकवाद, जिहाद का जो एक माहौल पिछले 10 वर्षों से कायम था, वो ध्वस्त होने जा रहा है। 2 मई को वहां की जनता फैसला सुनाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इसकी परेशानी, इसकी परेशानी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इसलिए कोरोना जैसी महामारी का भी राजनीतिकरण इन लोगों ने किया है और उसका सहारा लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे भी वो बचने वाले नहीं है। जवाब तो उनको हर परिस्थिति में देना ही पड़ेगा। चलिए योगेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन फरीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद जी, अब दीदी को कोरोना याद आ रहा है, 5 चरण हो चुके हैं, लेकिन आपसे सवाल करना चाहूंगी, सियासत जरूरी है या फिर समाधान? क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, तो उसमें सियासत जरूरी है या फिर समाधान? ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि दीदी को अब 5 चरण के बाद कोरोना याद आ रहा है। वर्चुअल रैलियों की बात कर रही है दीदी और अब कह रही है कि 8 चरण की वोट की बात बीजेपी ने की थी। जी नहीं, हमने 4 चरण के बाद ही कह दिया था। अगर आप न्यूज में देखो और मीडिया में देखा, हमने इलेक्शन कमीशन से भी अपील की थी कि ये 5वें चरण में अगर चुनाव हो जाता, उसका बाकी जो 3 वाले चुनाव है एक साथ कर लीजिए। अभी इलेक्शन कमीशन हमारी सुनने को तैयार नहीं है, वो तो आदरणीय मोदी जी के कहने पे चल रहा है। इसी तरह से आप देखिएगा, उन्होंने भी जो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक रैलियों पर रोक लगाई है, तो रात को 7 बजे से सुबह 10 बजे तक, जबकि लगानी चाहिए थी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो आप ये समझ जाइए कि ये संस्था और ये संवैधानिक संस्थाएं किसके इशारे पे काम कर रही है। खैर, उससे हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो लोगों के साथ हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं। हम अपनी पूरी रैलियों में लोगों से बोल रहे हैं कि मास्क लगा के आए, डिस्टेंस मेंटेन करें और जो भी जरूरी चीज है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले 2 मई को हम पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 5वें फेज में जो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी तरह से फैसला आ चुका है। अब 2-4 सीटों की कमी है और हम सरकार के करीब करीब पहुंच चुके हैं। जी चलिए योगेश जी, कहिए योगेश जी, आप काफी समय से कह रहे थे कुछ। ये कहना चाह रहा था कि हमारी तकलीफ है भारत में मरने वाली जनता, हमारे को पेट में दर्द है जनता के दुख दर्द का। भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार लाशों के ढेर पर तांडव नृत्य कर रहा है, ये मजाल है चुनाव आयोग की कि वो उसके बीच में हस्तक्षेप कर दे। चुनाव आयोग किसी सुझाव पर अमल नहीं कर रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनी जा रही है। ममता बनर्जी ने उनसे बोला था कि बचे हुए 4 चरण के चुनाव एक साथ करा लो, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दी थी। पहली बात तो ये 5 राज्यों के चुनाव इन कठिन हालात में आयोजन नहीं करना योगेश चाहिए। ये कांग्रेस का ममता दीदी को समर्थन कहीं, मैं भी अभी फिर से आपसे ये सवाल करूंगी, अधीर रंजन चौधरी जो है वो भी समर्थन की बात करते, क्या फिर से गठबंधन की तैयारी तो नहीं? और कांग्रेस का कुछ, जो पार्टी 70 साल से राज कर रही है, कोई गठबंधन कुछ खुद का आधार बचा भी है या नहीं है कांग्रेस का? क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है राहुल गांधी के सरेंडर से। जवाब ले लीजिए।
देखिए बगीचा जी, पहले तो मैं आपकी और चैनल पर बैठे बोलिएगा सभी लोगों कि कमजोर विपक्ष का खामियाजा गलतफहमी जनता दूर करूंगा। नहीं है, इसको समझिएगा। कांग्रेस पार्टी भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। गांधीवादी सोच से शुरू हुई थी और ये अनंत और अनंत तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जरूर 200 से 400 पे पहुंच गई है, ये वापस 2 पर आएंगे, आप देखना बगीचा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो कर्म है ना, ये इसको खुद ही लेकर आएंगे 2 पर। अभी भले ही ये अपने बाहुबल धन बल के उस पर गर्रा रहे, देश की जनता इनको दिख नहीं रही है, मर रही है, चित्कार रही है। इनके खुद के केंद्रीय मंत्री जी गौरव जी कहिए, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज देने वाली कांग्रेस पार्टी। लेकिन मजाल है कि मोदी जी को कोई फर्क पड़ रहा हो। गौरव जी कहिए। देखिए योगेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि पूरे पूर्वी भारत को, पूर्वोत्तर के भारत को आतंकवाद के हवाले करने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। पंजाब को आतंकवाद के हवाले करने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय करने वाला कौन था? उसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी। नक्सलवाद की खेती कराने वाली कांग्रेस पार्टी थी। पूरे देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी को भारत की जनता ने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई और कांग्रेस एक पप्पू के हवाले चली गई। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पप्पू के हवाले चली गई और आज ये कांग्रेस का कसीदा पढ़ रहे हैं। कांग्रेस के पापों का हिसाब अगर किया जाए तो 1000 वर्ष भी कम है। कांग्रेस के पापों का हिसाब 1000 वर्ष भी कम है। लाशों के ढेर की बात करते हैं। साधु संतों की 1966 में हत्या करके राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, सिखों का हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी, हत्याओं की तो सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए कम से कम लाशों के ढेर की राजनीति न सिखाएं, उसी को बंद करने का काम देश की जनता ने किया है भारतीय जनता पार्टी को ला करके। और उसी पश्चिम बंगाल से आप लोगों का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। इसका भय, इसकी चिंता सता रही है। चेहरे पे और माथे पर साफ ही चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने आसाम को आजाद कराया, कांग्रेस ने पंजाब को आतंक मुक्त कराया। 500% उग्रवादी संगठन कांग्रेस ने दिए। आसाम, नागालैंड, बोडो, खासी, गारो पूरे क्षेत्र में दिया उन लोगों ने। आप क्या बात कर रहे हैं? 36 किलोमीटर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया। हमने पंजाब को आतंकवाद 90,000 सैनिकों को छोड़ करके अपने देश का 370 भी नहीं हटा पाए। कश्मीर के अंदर से 90,000 सैनिकों को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान को और 370 धारा 35 से भी नहीं हटा पाए। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस ने केवल दोगली राजनीति की है, छला है इस देश को। कांग्रेस ने केवल और केवल इस देश के सीने पर और पीठ पर छुरा घोटने का काम किया है और उसी के पैरोकार हैं आप लोगों के चेहरे को भली भारतीय जनता पहचानती है। इसलिए जहाँ पहुंचा दिया गया है। बहुत होते हैं किसी पार्टी को कुर्बानियां दिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी 12,800 किसान आत्महत्या आप के शासनकाल में करते थे। देश की आजादी में ऐसी स्थिति आपने किसानों के लिए उत्पन्न कर दी थी। अरे किसान 3 महीने से बैठे, 4 महीने से पापों का गुनाह, आपके गुनाहों का जो लेखा होता है उसके लिए 1000 वर्ष भी अगर बांटा जाए तो कम है। प्रधानमंत्री 70-72 साल में पहली बार देश को मिला इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री। किसान 200 से ज्यादा मर गए ठंड में, अभी गर्मी में मर गए। चलिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, आप लोग आतंकवाद पे आ गए हैं, आप लोग किसानों पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। कल्पना जी कुछ कहना चाह रही, कल्पना जी कहिए। जिस तरह से अभी योगेश जी जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास की अगर बात कर रहे हैं तो पुराने संसाधनों से नया युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। योगेश जी आपको ये समझना पड़ेगा, राहुल गांधी की निष्क्रियता का ही नतीजा आज ये हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष में अपनी भूमिका गंवा चुकी है। वो उन मुद्दों पर नहीं सामने आ पाती जिन पर जनता से सीधा संबंध होता है। योगेश जी आप इनकार नहीं कर सकते। और बीजेपी की जो खासियत जिसको लेकर के जनता के बीच में वो विषय कल्पना जी जवाब ले लीजिए। आपने कहा राहुल गांधी की निष्क्रियता। राहुल गांधी की निष्क्रियता ऐसी है कि उन्होंने ट्वीट करके बताया मैं बंगाल चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, पूरे देश में हंगामा हो गया, डिबेट आयोजित हो रही है। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी निष्क्रिय नहीं है, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करता है।
पढ़ा लिखा बंदा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पास आउट है, ऑक्सफोर्ड से पास आउट आदमी है, पढ़ा लिखा लर्नेड आदमी है। मोदी जैसे अंगूठा टेक नहीं है, अंगूठा टेक नहीं है राहुल गांधी, ऑक्सफोर्ड पास आउट है। जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। गौरव जी कुछ कह रहे हैं, गौरव जी कहिए। राहुल जी के पास भी फर्जी है और उनके पास भी फर्जी डिग्री है, वो प्रमाणित कर दिया है स्वामी जी ने। ऐसा नहीं है, वो प्रमाणित हो चुका है, सदन के अंदर प्रमाणित है। फर्जी बना दो। केवल मोदी जी एक विज्ञान के वो है, वैज्ञानिक गटर से गैस मोदी जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सर्टिफिकेट पप्पू का दे रहे हैं। मोदी जी के पास डिग्री अच्छी है, ओरिजिनल, इनका पहाड़ा नहीं सुना पाते आपके मोदी। चलिए मुद्दे से आप लोग मत भटकिए, मैं चारों से सवाल करूंगी, समय बहुत कम है हमारे पास। मैं सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। गौरव जी, सियासत की जरूरत नहीं है, ये बताइए समाधान क्या है? समय बहुत कम है, चारों को ही जवाब देना है। गौरव जी, सबसे पहले आपसे, समाधान क्या है? कोरोना से हम कैसे बचे? जो महामारी इस वक्त है, दूसरी लहर है जो काफी खतरनाक है। देखिए, दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, देखा गया ये कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए आपदा बन करके आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, बड़े बड़े विकसित देशों में भी लाशों के अंबार लग गए और पूरी व्यवस्था होने के बाद भी, बड़ी से बड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था इटली में है, वो भी धूल धूसित रह गई, बर्बाद हो गई, संभाल नहीं पाया वहां पे लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे विपक्ष के नेताओं ने भी इस महामारी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हित को साधने के लिए प्रयोग करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस महामारी में सबका अगर सहयोग होगा, सबका प्रयास होगा, तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। रही चुनावों की जहां तक बात है, उस पर ठीकरा फोड़ने की जहां तक बात है, देखिए कोई भी चुनाव, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते चाहे हारे, चाहे विपक्ष जीते चाहे हारे, ये लोकतंत्र की एक मर्यादा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। और किसी वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं चलती, उसको चलाना ही पड़ता है। इसलिए चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे वो वर्चुअल माध्यम हो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए वर्चुअल व्यवस्था या दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि उसको लागू किया जा सके। इसलिए जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसी को चुनाव आयोग अपना करके इसको करना चाह रहा है। मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, उससे हमारी रक्षा हो सकती है। उसके आधार पर हम जाएं और वोटिंग भी करें, चुनावी रैलियों में भी जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल गौरव जी, समय बहुत कम है, मैं फरीद जी के पास आऊंगी। फरीद जी, सियासत की अभी किसी को भी जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। क्या समाधान हो जिससे हम कोरोना से निजात पा सके? देखिए, हम तो पूरे देश से, समाजवासियों से, सभी से यही अपील करते हैं, करते रहेंगे, हाथ जोड़कर उनसे। सबसे पहले आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो देश है, और आप रहेंगे तो देश रहेगा। देश बनता है देश की जनता से। तो हम सबसे ही अपील कर रहे हैं कि भाई मास्क हमेशा लगा के रखिए, हमेशा हाथ में सैनिटाइज लगाइए, लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, घर में जब भी घुसे, क्योंकि घर वाले लोग भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उनका ख्याल करें। राजनीति है, ये तो चलती रहेगी, राजनीतिक नेता आते हैं जाते रहेंगे, मगर पहले अपना ख्याल रखिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जी, कल्पना जी, लोग तो आपदा में भी अक्सर खोज लेते हैं, मगर आपको अपनी जान पहले बचानी है। बिल्कुल फरीद जी। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी, समय बहुत कम है, समाधान क्या हो, कैसे हम जनता को बचाएं? जो मौतें हो रही है, जो कोरोना महामारी जिसने विकराल रूप धारण किया हुआ है अपना। वागीशा जी, मुझे 1 मिनट का समय अवश्य चाहिएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चरमरा गई हैं, क्योंकि हम भी उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसमें लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सिस्टम है, जो जिस तरह से सरकारी अधिकारियों का जो रवैया है, डॉक्टर्स की कमी है, जिस तरह से वैक्सीन, जिस तरह से इंजेक्शन पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयों का टोटा प्रदेश देश में पड़ा हुआ है, उसको पूरे करने के लिए सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। वेंटिलेटर्स बिल्कुल बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है आज देश में। लाशों के लिए टोकन लेकर के लाशों को जलाने के लिए समय लिया जा रहा है। इससे विभत्स कोई दृश्य नहीं हो सकता। बागीशा जी, देश की जनता से मेरी अपील है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब सरकारें साथ छोड़ दें, जब सबको राजनीति की पड़ी हो, तब आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये कोरोना जो दूसरी लहर है, उस कोरोना की जो एक तरह से जो उसका रूप है, वो बहुत ज्यादा भयावह है, तो उसमें बचने की संभावनाएं
बिल्कुल कल्पना जी, जो क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं वो डायरेक्ट आईसीयू में जा रहे बिल्कुल हैं। अभी तो उनको जरूरी बहुत है आवश्यक कल्पना जी कि सभी लोग घर में रहें, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। फिलहाल मैं समय की सीमा के चलते चारों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो कांग्रेस ने सरेंडर किया है पश्चिम बंगाल से, और बीजेपी का ये आरोप है कि हार के डर से राहुल गांधी ने सरेंडर किया है। लेकिन अब जो विकराल रूप धारण कर रहा है, जो कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सियासत की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है कि हम एक होकर जनता की मदद करें, साथ दें, प्रयास करें किस तरह से कोरोना से निजात पा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।